जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल दी कॉम्पिटिशन में। तो आज हम आपके सामने जिस लेसन की बात कर रहे हैं दोस्तों, वो है दृष्टि बाधित एवं वाणी बाधित या वाक दोष बालक, जो वाक दोष यानी वाणी से जो बाधित बालक हैं उन सब की। तो ये जो यहाँ पे टॉपिक का नाम लिखा हुआ है इसको आप पढ़ लीजिए और इसी को ध्यान में रख के हम आगे की बात करेंगे। तो पहला जैसे दिया है कि दृष्टि बाधित बालक, तो दोस्तों दृष्टि बाधित सिंपल सा आप इसके वर्ड मीनिंग पे ही जाएंगे तो यानी देखने में वो अक्षम है यानी सक्षम नहीं है, ठीक, तभी उनको कोई प्रॉब्लम होगी, तभी वो दृष्टि से बाधित हैं। और वाणी बाधित यानी बोलने में कोई ना कोई समस्या होगी। तो ये यहाँ से इतना अर्थ ग्रहण हुआ। ठीक, आगे हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन आंसर्स की। तो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि आंशिक रूप से दृष्टि बाधित बालकों को कितने भागों में बांटा गया है। तो नॉर्मली पहले क्या करेंगे कि आंशिक रूप से बाधित जो बालक होते हैं उनके बारे में बताएंगे, फिर जितने भाग में बांटा गया है उसको भी क्लियर कर देंगे, तो ये आपका जो उत्तर है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है कि आंशिक रूप से दृष्टि बाधित बालक वह होता है जो बड़े अक्षरों को मुद्रित भाषा में या उत्तल दर्पण की सहायता से पढ़ सकते हैं। इनकी जो दृष्टि क्षमता 20 से 70 तक उत्तम आंखों में होती है, या 20 फीट की दूरी तक देख सकते हैं। इसके अंतर्गत सामान्य बालक 70 फीट की दूरी तक तो देख ही सकते हैं। तो मतलब 20 जो है वो किनके लिए है, वो बाधित बालकों के लिए है, और 70 जो है वो सामान्य बालकों के लिए। परंतु बाधित बालकों की दृष्टि सामान्यतः किसी बीमारी आदि के कारण कम हो जाती है। ऐसा भी हो सकता है, ठीक, कि किसी बीमारी के कारण उनकी जो ये दृष्टि जो कम हो गई है वो बीमारी ही इसका कारण हो। ठीक, आगे दिया है कि आंशिक रूप से दृष्टि बाधित बालकों को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक, पहला है कि वह बालक जिनकी दृष्टि एक्यूटी 20/70 तथा 20/200 के बीच होती है, नंबर 1 हो गया। वह बालक जो गंभीर तथा बढ़ने वाली दृष्टि संबंधी बीमारी से पीड़ित है, ये 2 हो गया। तीसरा है कि वह बालक जो नेत्र रोगों से पीड़ित है या उन रोगों से ग्रस्त है जो गंभीर नेत्र रोग वाले होते हैं, ठीक है। और चौथा है कि वह बालक जो औसत मस्तिष्क वाले होते हैं तथा चिकित्सकों के अनुसार या कम देखने वाले बालकों को दिए जाने वाले सामान के आधार पर ही लाभान्वित होते हैं। तो ये 4 प्रकार हो गए। ठीक, आगे देखेंगे कि अतः आंशिक रूप से बाधित बालकों को मेडिकल परीक्षण के द्वारा पहचाना जा सकता है। ये तो उनकी पहचान की बात हो गई। ठीक, कि इन बालकों की आँखों का जो परीक्षण किया जाना अति आवश्यक होता है। आगे है कि विद्यालय में भी स्वास्थ्य सेवा विभागों का यह कर्तव्य है कि वह भी विद्यालयों में परीक्षण व्यवस्था कराए तथा बालकों को तत्संबंधी निर्देश दे। ठीक, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन कि जो आंशिक रूप से दृष्टि बाधित बालकों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो दिया है कि गंभीर दृष्टि बाधित बालक या गंभीर दृष्टि बाधित कैसे पहचाने जा सकते हैं, इनका वर्गीकरण। तो सिंपल से आप क्या करना है कि गंभीर दृष्टि बाधित बालक कौन है इसको थोड़ा सा लिखना होगा, और कैसे पहचाना जा सकता है ये लिखना होगा, और वर्गीकरण कर देना है। बस 2 नंबर आपके पक्के। ठीक, तो लिखा है कि गंभीर रूप से दृष्टिबाधित बालकों को पहचानना अत्यंत सरल है क्योंकि यह बालक ब्रेल लिपि से पढ़ते हैं। और ब्रेल लिपि से कौन बालक पढ़ता है? गंभीर दृष्टिबाधक, यानी जो बालक देख नहीं सकते। और इनकी जो दृष्टि क्षमता होती है वो 2/20 होती है तथा यह श्रव्य यंत्रों का भी प्रयोग करते हैं, और भाई चलने के लिए छड़ी का प्रयोग करेंगे ही। ठीक, आगे लिखा है कि यह बालक शैक्षिक कार्य हेतु नेत्रहीन तब समझे जाते हैं जब इनकी दृष्टि एक्विटी जो होती है वो 20/200 होती है। इससे कम होने पर अथवा इसी प्रकार की कोई अन्य असमर्थता होने पर भी बालकों को अंधों की श्रेणी में डाला जाता है। आगे है कि कई ऐसे बालक जिनकी दृष्टि बहुत अधिक बाधित होती है तथा वह बालक रंगों का भेद तक नहीं कर पाते। तो क्या करना है कि मतलब डॉक्टर द्वारा इन बालकों की पहचान की जाती है और चश्मा लगाया जाता है और समय समय पर भाई परीक्षण किया जाता है ताकि इनकी आंखों में मतलब जितना संभव हो सके वो सुधार हो सके। और अगर बालक की जो आंखें वो ऑपरेशन द्वारा ठीक कराई जा रही हों तो डॉक्टर को क्या चाहिए कि वो चश्मे का भी ध्यान रखे। ठीक, और जो अन्य इंद्रियां होती हैं उनका तो ध्यान रखना चाहिए क्योंकि जो बालक बाधित होते हैं वो अपनी दूसरी इंद्रियों पर भी निर्भर रहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये इसका आंसर हो गया है। और यहाँ पे जो ये वर्गीकरण दिया हुआ है इसको आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बाकी एक आपका क्वेश्चन हो चुका है। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि दृष्टि बाधितों की पहचान। ठीक, तो नॉर्मल से दृष्टि बाधितों की पहचान कैसे करनी चाहिए, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनको पढ़ के हम देख सकते हैं। तो पहला है कि अपनी पूर्ण दृष्टि लुप्त कर चुके हों, ठीक है, और उनकी जो दृष्टि बाधिता 6/60 या 20/200 से अधिक ना हो तथा चश्मे का प्रयोग एक आँख हेतु उत्तम हो। ठीक, अगला पॉइंट है कि दृष्टि का क्षेत्र सीमित हो तथा 20 डिग्री का कोण या इससे कम का बनता हो। ठीक,
तो अतः इस प्रकार कहा जा सकता है कि दृष्टि बाधित बालक वह है जिनकी दृष्टि खो चुकी है तथा यह बालक ब्रेल लिपि या अन्य श्रवण शिक्षण सामग्रियों का लाभ उठा सकते हैं। इन्हें आंशिक रूप से बाधित बालक भी कहा जाता है, जो कि चश्मे की सहायता से मुद्रित पाठ्यवस्तु तथा दृश्य शैक्षिक सामग्री का उपयोग कर लेते हैं। तो नॉर्मली क्या है कि दृष्टि बाधित बालक को कैसे पहचान सकते हैं, वो ब्रेल लिपि का उपयोग करते हैं और उनकी जो दृष्टि है वो पूर्णतः खो चुकी होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो लिखा है कि दृष्टि बाधित बालकों के लक्षण क्या होते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली लक्षण लिखे हुए हैं कि यह बालक अक्सर सिर दर्द की समस्या से ग्रसित रहते हैं और आंखों को मलते हैं और इनकी आंखों से क्या पानी बहता रहता है, और जब यह वस्तुओं को दूर से देखते हैं तो इनके शरीर में एक तनाव सा रहता है। ठीक है, और इनकी आंखें क्या होती हैं, लाल हो जाती हैं, और जो इनकी आंखों का आकार होता है वो अन्य बालकों से भिन्न होता है। और प्रकाश के प्रति यह बालक अत्यंत क्या होते हैं, संवेदनशील रहते हैं, और कभी कभी इनकी आंखों में टेढ़ापन या भेंगापन भी हो सकता है। ठीक, तो ये सारे लक्षण थे हमारे दृष्टिबाधित बालकों के। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दृष्टिबाधितों की मानसिक योग्यता के विषय में लिखनी है। तो हमको क्या करना है कि जो दृष्टिबाधित बालक है उनकी मानसिक योग्यता के विषय में लिखनी। तो चलिए देखते हैं कि ये उत्तर क्या कहता है। तो लिखा है कि दृष्टिबाधित बालक वह होते हैं कि जो अपनी आंखों से ठीक प्रकार से देख नहीं पाते। ठीक है, ये तो क्लियर है। और यह बाधित बालक मानसिक योग्यता की दृष्टि से भाई सामान्य बालकों से कम नहीं होते हैं। ठीक, अगर बालक अंधा है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो सामान्य बालक से शैक्षिक योग्यता में कम होगा, तेज भी हो सकता है ना। ठीक, क्योंकि मानसिक योग्यता उससे अधिक भी हो सकती है। ठीक, और ऐसा यहाँ पे शोध एवं अनुसंधान कार्यों से ये सब पता चला है। ठीक, आगे लिखा है कि यह बालक किसी वस्तु की दूरी को नहीं समझ पाते भाई, क्योंकि जब देख ही नहीं सकते तो क्या होता है कि इनके भाई दूरी का जो प्रत्यय होता है विकसित नहीं हो पाता। और जो ये बालक होते हैं ये स्पर्श से सभी चीज़ों का अनुभव करते हैं, तो भाई इनमें स्पर्श का जो प्रत्यय रहता है वो विकसित होता है। ठीक, तो इन्हें दो अलग अलग प्रकार से स्पर्श अनुभव होते हैं, प्रथम विश्लेषण स्पर्श अनुभव तथा दूसरा संश्लेषण स्पर्श अनुभव। और क्या होता है कि दृष्टिबाधित बालकों में जो एकाग्रता का विकास अधिक होता है, क्योंकि भाई अगर आप आंखें खोल के इधर उधर देखेंगे तो आपकी एकाग्रता भंग हो सकती है। लेकिन भाई जिन बालकों को दिखता ही नहीं है तो क्या है कि उनका जो ध्यान है वो अन्य बालकों से काफ़ी अच्छा रहेगा, उनमें एकाग्रता की क्षमता अधिक होगी और सुनने का कौशल उनमें उत्तम होता है। इसके फलस्वरूप ज्ञानात्मक विकास में स्थानापन्न की कई समस्याएं भी उत्पन्न होती है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है कि दृष्टिबाधितों का भाषा विकास कैसे होता है। तो दोस्तों देखना है कि इनका भाषा विकास कैसे होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि दृष्टिबाधित जो बालक होते हैं वो भाषा दोषी नहीं होते। ठीक, जरूरी नहीं कि भाई वो आंखों से देख नहीं सकता तो मुंह से बोल भी नहीं सकता। ठीक, या ठीक प्रकार से सुन या बोल सकते हैं। ठीक, और सुनना बोलना भी भाषा के भाई कौशल होते हैं। ठीक, तो आगे है कि मुख्य रूप से भाषा को ही संप्रेषण का माध्यम माना जाता है, परंतु अंधे बालकों का सीखने का तरीका जो होता है अन्य बालकों से पूर्णतः भिन्न होता है, क्योंकि जो सामान्य बालक देखकर सीखते हैं और दृष्टिबाधित बालक जो होते हैं इस प्रकार के अनुभवों से वंचित होते हैं। ठीक, यह सिर्फ शब्दों से ही अपने विचारों को व्यक्त कर पाते हैं, ये भी ठीक है, ना कि इंद्रियों के माध्यम से। दृष्टिबाधित बालक सुनकर ही शब्दों का चयन करते हैं, क्योंकि इनकी दृष्टि इंद्रिय क्रियाशील नहीं होती, ये देख नहीं सकते ना। संपूर्ण जानकारी व ज्ञान जो होता है इनके कानों पर ही निर्भर रहता है, यानी श्रवण इंद्रियों पर। जो सुनेंगे वही ये ज्ञान अर्जित करेंगे। ठीक, तो किसी वस्तु का सही प्रत्यक्षीकरण इन्हें नहीं हो पाता है। तथ्यों का भाषा द्वारा ही प्रकट किया जाता है, उन्हें रंगों का भी कोई भेद नहीं होता और इनकी शाब्दिक अभिव्यक्ति आंतरिक नहीं होती तथा इनके अनुभव भी पूर्ण नहीं होते। उनका प्रत्यक्षीकरण सुनने तथा स्पर्श तक ही सीमित होता है। ठीक, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो है कि वाक दोष कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो वाक दोष को यहाँ पे छः यहाँ पे पॉइंट लिखे हुए हैं, इतने भागों में बांटा जा सकता है कि इतने प्रकार से तो हो ही सकते हैं। तो पहला है प्रक्रियात्मक उच्चारणात्मक दोष। ठीक, दूसरा है हकलाना, आवाज़ की समस्या, अंगीय वाणी के दोष, कम सुनने वाले बालकों के साथ वाणी की समस्या, देर से बोलने का विकास। ठीक, तो ये 6 पॉइंट आप एकदम कंठस्थ कर लीजिए। अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्रक्रियात्मक उच्चारण दोष क्या होता है। ठीक, तो जो यहाँ पे ऊपर पॉइंट लिखे हुए इनको तो आप नॉर्मली समझ सकते हैं, लेकिन ये प्रक्रियात्मक उच्चारणात्मक दोष क्या है। ठीक, वो यह देखेंगे कि भाई यह बालक वह होते हैं प्रक्रियात्मक उच्चारण दोष के अंतर्गत, कि यह बालक वह होते हैं जो कि शब्द उच्चारण दोष से ग्रसित होते हैं। ठीक, यह ऐसा दोष होता है जिसमें बालक शब्द का एक अक्षर बोलते हैं तथा दूसरा भूल जाते हैं। जैसे कि कोई शब्द है कौवा मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसका सिर्फ आगे वाला अक्षर बोलेंगे। ठीक,
और पीछे वाला अक्षर भूल जाएंगे। और कभी कभी यह बालक एक ध्वनि के बाद दूसरी जो ध्वनि होती है वो गलत बोल देते हैं। जैसे कौवा बोलो, किसी बालक को बोलो कौवा तो फिर बोलेगा गलत कर देगा, बोलेगा तौवा। तो यहाँ पे ये जो है आप देख सकते हैं ये प्रक्रियात्मक उच्चारण दोष के अंतर्गत आता है। ठीक, और कभी कभी यह ध्वनि को टेढ़ा करके बोलते हैं, यह प्रक्रियात्मक उच्चारणात्मक दोष होता है। और भाई इस दोष के मुख्य कारण ये है कि त्रुटिपूर्ण अधिगम और अंगीय दोष। त्रुटिपूर्ण अधिगम क्या है कि जैसे कभी बच्चों के साथ घर वाले जब बालक छोटे होते हैं तो लाड प्यार में उनको कुछ तुतलाने वाले वर्ड में कुछ बोलना सिखाते हैं, कि जैसे बोलते हैं रोटी की जगह लूटी है, तो ऐसे ही तो बालक उसी को भाई सुन लेते हैं तो वही वर्ड बोलने लगते हैं। और अगला क्या है अंगीय दोष। तो अंगीय दोष के अंतर्गत क्या है कि ये अंगीय दोष के अंतर्गत कई बार मुंह की दोषपूर्ण बनावट के कारण या फिर सुनने की दोषपूर्ण अवस्था के कारण बालकों की वाणी में समस्या आ जाती है। ठीक, तो ये था हमारा प्रक्रियात्मक उच्चारण दोष। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आवाज़ की समस्या क्या होती है। ठीक, तो आवाज़ की समस्या नॉर्मली कभी कभी क्या होता है कि ना कि किसी व्यक्ति को यह नहीं समझ में आता कि भाई उन्हें किन परिस्थितियों में क्या बोलना चाहिए, कि मतलब कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि उसे ऊंचा बोलना चाहिए, किन परिस्थितियों में उसे नीचा। तो यही जो है वो क्या कहलाता है कि स्वर दोष या आवाज़ की समस्या। ठीक, तो यहाँ पे आवाज़ की समस्या को दोष नहीं माना जाता पर इसे समस्या का नाम दिया गया है। इस विषय में कार्टिस ने कहा है कि एस्टिमेट्स वेरी बट प्रोबेबली फ्रॉम 1 to 2% ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन प्रेजेंट सिग्निफिकेंट वॉइस प्रॉब्लम्स। ठीक, तो ये कार्टिस महोदय ने बोला है। आगे है कि आवाज़ की जो समस्या 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से वो 3 प्रकार देखते हैं कि एक स्वर में बोलना दोषपूर्ण होता है, अर्थात बालक या तो बहुत ऊंचा बोलता है या फिर स्तर से एकदम नीचे बोलता है, मतलब कि उसका जो स्वर दोषपूर्ण होता है। ठीक, दूसरा है कि वह बालक जो बिना किसी उतार चढ़ाव के एक ही स्तर तक चलती है, वह इस अवस्था में आती है। यह प्रवृत्तियाँ मुख्यतः शर्मीले बच्चों में पाई जाती है। तीसरा है कि गुण संबंधी दोष प्रायः कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि किसी की आवाज़ में भाई भारीपन होता है और कोई कोई ज़ोर ज़ोर से सांस लेकर बोलता है, कोई भाई नाक से बोलता है, और ये सब तो आप अपने आसपास देखते होंगे। आवाज़ में कसैलापन लाकर कोई बोलता है, ठीक, और कोई जो होता है अटक अटक कर बोलता है। ठीक, तो ये है क्या आवाज़ की समस्या। ठीक, आवाज़ की समस्या क्या हो गई ये तो आपने ऊपर समझ लिया। ठीक, और उसके प्रकार भी आपने जान लिए, और इनके मतलब निराकरण के क्या करना चाहिए कि जो इनसे संबंधित जो चिकित्सक हैं उनकी सहायता लेनी चाहिए और इलाज कराया जाना चाहिए। ठीक, आगे लिखा है कि जो वाणी बाधितों की पहचान के मुख्य कारक बताइए। वाणी बाधित यानी कि वो बोलने में उनको दिक्कत होती है। ठीक, तो पहला लिखा है कि सर्वप्रथम कक्षा में इन दोषी बालकों को पहचानना चाहिए। दोषी मतलब कोई जुर्म नहीं। ठीक, मतलब कि जो वाणी बाधित बच्चे हैं उनकी बात हो रही है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए भाई, पहचानना ही चाहिए, तभी पता चलेगा कि कौन वाणी बाधित बालक है। ठीक, अगर वो हकलाते हैं तो भाई इन्हें अगर हकलाते हैं तो इन बच्चों को भाई क्लास में पहचानना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए कि भाई परामर्श लेनी चाहिए, चिकित्सकों से परामर्श लेनी चाहिए। दूसरा है कि कक्षा शिक्षा में ही आवाज़ के दोष वाले बालकों को पहचान लें। जो बालक नाक से बोलते हैं, जिनकी आवाज़ में भारीपन है या जो बहुत धीमे या तेज बोलते हो, इनकी पहचान करें। तीसरा है कि शारीरिक दोष वाले बालकों को उनके दोष के कारण पहचाना जा सकता है। ठीक, चौथा है कि कम सुनने वाले बालकों तथा देर से बोलने वाले बालकों की समस्या भी कक्षा शिक्षण में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। कभी कभी ये हकलाते भी हैं और यह किसी भी कक्षा में पाए जाते हैं। ठीक, कभी कभी भय, सदमा, क्रोध अथवा शर्म के कारण यह बालक हकलाने लगते हैं। इसकी वजह से भी इनमें असामान्यता पाई जाती है तथा यह बालक शब्द संयोजन में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। ठीक, तो आई होप ये जो 10 क्वेश्चंस मैंने बताया और इनका आंसर बताइए आपको समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार वीडियो आप देख सकते हैं, सही से पढ़ सकते हैं। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है इनके बारे में मतलब अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। बाकी चैनल में अभी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, धन्यवाद।